हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 30 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे तथा जितने भी ऑप्शन हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह कौन है। ऑप्शन है OH, CO, CH3COOH, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका CH3COOH हो जाएगा। COOH इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे अगर कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए, अल्काइल में अगर CH3COOH हो तो उसे हम लोग एसिटिक एसिड कहेंगे और अगर HCOOH हो तो उसे हम लोग फॉर्मिक एसिड कहेंगे। ठीक है, और ये जो आपका दे रखा है OH, ये है आपका अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ये है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह और CO जो है आपका है कीटोन का क्रियात्मक समूह। तो अल्कोहल के लिए आप सफिक्स का अगर प्रयोग करेंगे तो OL का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, यानी CH3OH लगा हो तो इसे हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल। ठीक है, C2H5OH हो तो इसे बोलेंगे इथेनॉल। उसी प्रकार कीटोन में भी होता है। ठीक है, कीटोन में भी HCO अगर हो, ठीक है, तो उसे फॉर्म ऑन बोलते हैं और अगर CH3CO हो तो उसे एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका सफिक्स हो गया आपका अल्कोहल का होता है OL और कीटोन का होता है सफिक्स ONE और इसके लिए यानी COOH जो है इसके साथ हालांकि ये लग गया है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब अगर COH के लिए अगर नॉर्मली सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स बोले तो OIC ओइक एसिड होता है, तभी ना हम लोग बोले एसिटिक एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड है ना, IC एसिड, ये हो गया सफिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। ये मिस स्पेल हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कौन सी घटक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है ईस्ट, एगेरिकस, म्यूकर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डबल रोटी होती है उसको बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और उसमें कौन हेल्प करते हैं तो ये ईस्ट हेल्प करते हैं। ठीक है, ब्रेड बनाओ या डबल रोटी बनाओ, इन सब में ईस्ट क्या करते हैं, किण्वन कराने में हेल्प करते हैं। ये देखते होंगे कि जब कोई भी केक बनाने से पहले बेकरी वाले क्या करते हैं, उसको सान के एक डब्बे में रख दे देते हैं। ठीक है, और उसमें ईस्ट पहले मिला देते हैं और उसको कुछ देर छोड़ने के बाद देखते हैं ये फूल के इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो किण्वन प्रोसेस के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है उच्च प्रतिरोध समांतर क्रम में, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है और इसमें निम्न प्रतिरोध होना चाहिए तथा ही श्रेणी क्रम में होना चाहिए। अब क्या है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रतिरोध को तो R से डिनोट करते हैं। अगर किसी वायर में, ठीक है, अगर हम प्रतिरोध को इस प्रकार सीध में लगाते हैं, ठीक है, R सिंबल होता है प्रतिरोध को, अगर इस प्रकार सीध में लगाते हैं तो ये क्रम हो गया आपका श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या है, इस प्रकार अगर आप प्रतिरोध लगाते हो, ठीक है, इस प्रकार आप प्रतिरोध लगाते हो तो ये आपका हो गया समांतर क्रम। तो ये था आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि क्या है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है, ठीक है, जिसको G से डिनोट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर दरअसल बताता है कि कोई वायर है उसमें धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं, यानी धारा का फ्लो हो रहा है नहीं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा के इससे आपको पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर में हल्का सा विक्षोभ होगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि विद्युत प्रवाह की उपस्थिति है या नहीं है, यानी विद्युत का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है गैल्वेनोमीटर से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को या तो पूछेगा आम मीटर में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है, या पूछ सकता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या लगाया जाता है। ठीक है, इसको आम मीटर में बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए एक तो पहली बात जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध कम होना चाहिए और वो श्रेणी क्रम में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध है, इस प्रकार यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, श्रेणी क्रम में लगाया ना हमने, सीध में लगाया। ठीक है, इस प्रकार सीध में लगाया तो अब ये बन गया आम मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने बदल दिया आम मीटर में। अगर यही क्वेश्चन कहे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना हो, यहाँ पे अगर कह दे अगर वोल्ट मीटर में अगर आपको बदलना हो, ठीक है, तो फिर आप किस प्रकार बदलेंगे। तो मान लीजिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रतिरोध उच्च रखना पड़ेगा। प्रतिरोध तब आपको उच्च रखना होगा प्लस समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्रतिरोध एक है और इस प्रकार गैल्वेनोमीटर आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए समांतर क्रम में है, तो वोल्ट मीटर में बदलने
बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर को प्रतिरोध उच्च होना चाहिए तथा समांतर क्रम में होनी चाहिए, और अगर यही आममीटर में बदलने को कहे तो प्रतिरोध निम्न होना चाहिए और श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो इस प्रकार आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त का ग्लूकोज स्तर समांतर किस में व्यक्त किया जाता है, सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, या एचजी के एमएम में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। क्यों कोई नहीं हो जाएगा, सबसे पहले समझिए, डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, दोनों ही अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या पाए जाते हैं, देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, बेसिकली ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन देखिए, अगर डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये हो गए आपके डीएनए के नाइट्रोजिनस बेस। यही अगर हम यूरासिल की बात करें तो इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो पाए जाएंगे, बट जो थायमिन है, थायमिन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि थायमिन के जगह यूरासिल पाए जाएंगे। आपको क्या पाए जाएंगे, यूरासिल। तो आरएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ऑप्शन में कहीं भी यूरासिल नहीं है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है। तो यही था ना, थायमिन डीएनए में ही पाए जाते हैं ये थायमिन, तो थायमिन के स्थान पर क्या पाए जाते हैं, यूरासिल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में यूरासिल होता तो आपका राइट आंसर हो जाता यूरासिल। इसीलिए हर क्वेश्चन का डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं आ जाता है तो वहाँ पे आपको राइट आंसर भी जानना जरूरी होता है कि क्या होगा राइट आंसर। समझ गए, तो दोनों में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार के क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं। ऑप्शन है N1 N2 से ज़्यादा, N1 N2 से कम, N1 N2 बराबर, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा N1 N2 से कम। ठीक है, अब क्या है ऊंचाई ट्रांसफर, यानी स्टेप अप इसको बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ते और घटते हैं उसी को। अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें क्रोड के तार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो होते हैं, सॉरी क्रोड के प्लेट होते हैं। प्लेट में इस प्रकार तांबा के वायर लिपटे होते हैं। ठीक है, तो N1 में जो फेरे थे, अगर स्टेप अप की बात कर रहा हूं मैं, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, N1 फेरे में कम होते हैं और N2 फेरे में इस प्रकार फेरों की संख्या, N क्या दर्शा रही है, फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या N2 इधर है और N1 इधर है। तो जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो N1 में कम होगी और N2 में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा होगी, इसीलिए ये राइट आंसर। यही अगर क्या बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, निचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो क्या हो जाता है राइट आंसर ये हो जाता, तब N2 का कम हो जाता, N1 का अधिक हो जाता, तब इधर फेरों की संख्या मोर हो जाती यानी अधिक हो जाती और इधर फेरों की संख्या कम रहती। ठीक है, तो समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, सर्वाग्राही, ठीक है, यानी ग्रहण करने वाला, ABOA, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा AB। क्यों इससे सर्वाग्राही का, क्योंकि जो A और B होते हैं इसमें दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन A भी पाए जाते हैं और एंटीजन B भी पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप को किसके आधार पर बांटा गया है, AB जो बांटा गया ABOAB, वो एंटीजन के आधार पे। तो एंटीजन में एंटीजन A पाए जाते हैं, B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B पाए जाते हैं, AB में एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं और O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हर किसी से O ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। हाँ, लेकिन ये हर किसी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो जो है इसे क्या सर्वादाता बोलते हैं, इसे सर्वादाता कह सकते हैं। ब्लड ग्रुप O को सर्वादाता कहते हैं, यानी ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और AB किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न मोस्टली AB और O से ही बन जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो आध्यात्मिक गुण होगा। ऑप्शन बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्यों घटेगा तो समझिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन करा रखा है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड होते हैं इधर होते हैं मेटल यानी धातु
और जो राइट साइड होते हैं उधर सब तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो आपको इधर नन मेटल मिलेंगे, ठीक है, नन मेटल यानी अधातु मिलते हैं राइट साइड, ठीक है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जो है कि अगर आएगा तो परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, ठीक है, इस प्रकार घटती है। अब पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, परमाणु के आकार में वृद्धि किधर से किधर हो रही है, इधर की बात हो रही है ना, तो इधर ज़्यादातर आपके क्या बताया हमने कि जो अधातु है, ठीक है, और इधर जो है कि धातु है। तो अब अधातु अगर इधर आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जिधर धातु रहेगा तो उधर अधातु के गुण धीरे धीरे घटेंगे ना, क्योंकि घटेंगे इसलिए क्योंकि इधर धातु के गुण बढ़ रहे हैं, इधर धातु है ज़्यादा, तो परमाणु के आकार में वृद्धि करके कंपेयर किया गया है कि अधात्विक गुण क्या होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर था कि घटेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बेयर अभिकर्मक का सूत्र है। ऑप्शन है KMnO4, CaOH2, MgOH2, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा KMnO4, क्योंकि ये बेयर का अभिकर्मक है। और ये किसका है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। चूना क्या है, CaO चूना है, ठीक है, और चूने को अगर पानी से अभिक्रिया करा देंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और MgO जो क्या है, ये एक क्षार है, ठीक है, और इस क्षार का उपयोग बहुत जगह भी करते हैं हम लोग, डाइजेस्ट एसिडिटी वगैरह हो जाने पे भी इसका प्रयोग करते हैं, बिजली वगैरह में भी जो है कि बिजली के उपसाधन में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, करंट बिजली से आग लग जाएगा वगैरह, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण कहाँ होती है, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, मेड्यूला ऑब्लंगटा, कोई नहीं एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। और हमने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है डिस्कशन में कि ब्रेन के कौन से भाग में कहाँ क्या होता है, और हमने ब्रेन से रिलेटेड भी एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं ब्रेन का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कहाँ पे क्या होती है। तो जो स्मरण क्षमता होती है ब्रेन का सबसे बड़ा वाला भाग जो आपको दिखता है अखरोट जैसा, इसे ही कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसी में ही जो होती है स्मरण क्षमता भी होती है, थिंकिंग वगैरह होती है, लॉजिक वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें होती है इसी में, ठीक है। और मेड्यूला ऑब्लंगटा और सेरिबेलम जो है ये हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क के भाग। बॉडी बैलेंसिंग में पता है कौन मदद करता है, यही सेरिबेलम ही बॉडी बैलेंसिंग में मदद करता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तो इसी तरह का अगर ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।